कहते हैं खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होते, वो किसान की सांस होते हैं। और जब उसी खेत की वसीयत दो भाइयों को बांट दे तो क्या खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं, या फिर भाईचारे की ताकत हर लालच पर जीत पा लेती है। चलिए चलते हैं सोनपुरा गांव, जहां दो भाइयों की कहानी आपको रुलाएगी भी और सिखाएगी भी। गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ती थी और उन गलियों से होकर जब बैलों की गाड़ियां गुजरती तो बच्चों की खिलखिलाहट गूंज उठती। गांव का नाम था सोनपुरा, जहां मिट्टी में अब भी रिश्तों की खुशबू बसी हुई थी। इसी गांव में रहते थे दो भाई, राघव और मोहन। उनके पिता रामस्वरूप पूरे गांव में इज्जतदार किसान माने जाते थे। रामस्वरूप के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने उसे उपजाऊ बना दिया था। गेहूं, सरसों, हर फसल में उनकी मेहनत की चमक झलकती। राघव बड़ा बेटा था, गंभीर, मेहनती और अपने पिता का सहारा। खेत में हल चलाने से लेकर गांव के पंचायत के कामों तक वह हर जगह पिता का दायां हाथ बन जाता। दूसरी ओर मोहन था, छोटा बेटा, दिल का साफ लेकिन थोड़ा मासूम और भावुक। उसे खेती से उतना लगाव नहीं था, पर माँ के साथ घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना और कहानियां सुनाना, यही उसकी दुनिया थी। माँ सरोज दोनों बेटों से बराबर मोह करती थी। उनके लिए दोनों आंखों के तारे थे। लेकिन पिता रामस्वरूप हमेशा सोचते रहते कि उनकी जमीन और मेहनत का असली वारिस कौन होगा। गांव में अक्सर चर्चा होती, रामस्वरूप जी के दोनों बेटे तो अच्छे हैं, पर आगे चलकर जमीन बंटवारे में कहीं झगड़ा ना हो जाए। रामस्वरूप ऐसी बातें सुनकर चुप हो जाते, लेकिन अंदर से उनकी चिंता बढ़ती जाती। उम्र ढल रही थी, बीमारी भी धीरे धीरे पकड़ बनाने लगी थी। एक दिन उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे अपनी आखिरी वसीयत लिखकर सब साफ साफ कर देंगे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। खेत से लौटते हुए रामस्वरूप ने दोनों बेटों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। रामस्वरूप बोले, बेटा राघव, बेटा मोहन, सुनो, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं रही। मैं चाहता हूं कि जब मैं ना रहूं तो तुम दोनों में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने वसीयत लिखी है। दोनों भाई हैरान रह गए। मोहन ने मासूमियत से कहा, बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लंबी उम्र जियोगे। रामस्वरूप हल्की मुस्कान के साथ बोले, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है बेटा। मेरा काम है कि तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करूं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैंने लिखा है कि जमीन का मालिक राघव होगा। वो बड़ा है, उसने खेती को संभाला है। और घर का मालिक मोहन होगा, क्योंकि घर की देखभाल वही करता है। यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राघव गंभीर चेहरा लिए चुप रहा, लेकिन मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, बाबा, मुझे खेती पसंद है। घर से ज्यादा मेरा मन खेतों में लगता है। मैं चाहता था कि मैं भी हल चलाऊं, फसल काटूं, आपके जैसा किसान बनूं। रामस्वरूप ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू चाहे तो खेती में मदद कर सकता है, पर जिम्मेदारी का बोझ अलग बात है। मैंने सोचा कि इस तरह दोनों का हिस्सा साफ रहेगा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हल्का दर्द घर कर गया। दिन बीतते गए। कुछ ही महीनों बाद रामस्वरूप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा गांव रो पड़ा और सरोज तो मानो टूट ही गई। राघव और मोहन ने पिता की चिता को अग्नि दी और वादा किया कि वे पिता की वसीयत का सम्मान करेंगे। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। राघव खेत में पूरी जान लगा देता और अच्छी खासी फसल उगती। गांव वाले उसकी तारीफ करते, लेकिन मोहन के हिस्से में जो घर आया था उसका कोई खास मोल नहीं था। वह खेती करना चाहता था, पर भाई की जिद उसे रोक देती। एक दिन मोहन ने राघव से कहा, भैया, मुझे भी खेत का आधा हिस्सा दे दो, मैं भी मेहनत करना चाहता हूं। राघव ने कड़वी आवाज में कहा, मोहन, पिता की वसीयत साफ है। खेत मेरा है, घर तेरा। तू घर देख, मुझे खेती पर ध्यान देने दे। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया, मैं झगड़ा नहीं चाहता, पर सिर्फ घर से पेट नहीं भरता। खेती मेरी भी पहचान है। राघव ने गुस्से से कहा, मोहन, तू समझ क्यों नहीं रहा? खेती कोई खेल नहीं है। इसके लिए हिम्मत, अनुभव और धैर्य चाहिए। तू तो किताबों और कहानियों में ही खुश रहता है। ये खेत संभालना तेरे बस की बात नहीं। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चोट लगी। रात को माँ ने मोहन को उदास देखा और पूछा,
क्या हुआ बेटा? मोहन ने आह भरते हुए कहा, अम्मा, मुझे लगता है कि बाबा की वसीयत ने हमें बांट दिया है। पहले हम दोनों मिलकर खेत में जाते थे, अब भैया मुझे खेत के पास भी नहीं जाने देते। सरोज ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा धैर्य रख, वक्त सब ठीक कर देगा। तेरे भैया अंदर से बुरे नहीं हैं, बस जिम्मेदारी का बोझ उन्हें कठोर बना रहा है। मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खेती सीखेगा। बरसात का मौसम था, खेतों में हरियाली छाई हुई थी। गांव के तालाब का पानी लबालब भर चुका था। बैलों की घंटियां और हल्की चर्रा चर्रा की आवाज़ें पूरे गांव में गूंजती थीं, लेकिन मोहन के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। हर बार जब वह दूसरों को खेत में हल चलाते देखता तो उसके दिल में हूक उठती, काश बाबा ने मुझे भी खेत का हिस्सा दिया होता। एक दिन उसने तय किया कि चाहे खेत उसका हिस्सा ना हो, लेकिन वह खेती सीखेगा जरूर। गांव के बुजुर्ग किसान रामनाथ काका उसके पिता के पुराने दोस्त थे। मोहन उनके पास पहुंचा और बोला, काका, मुझे खेती सिखाओगे? रामनाथ ने हैरानी से पूछा, बेटा, तेरे भैया तो खेती में माहिर हैं, उनसे क्यों नहीं सीखता? मोहन ने आंखें झुका लीं और धीरे से कहा, काका, भैया मुझे खेत के पास भी नहीं जाने देते। कहते हैं खेती मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे साबित करना है कि मैं भी किसान बन सकता हूं। रामनाथ काका ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुझे खेत में लेकर चलूंगा। अगली सुबह मोहन तड़के उठ गया। सूरज की लालिमा अभी आसमान पर फैली ही थी कि वह काका के खेत पर पहुंच गया। पहली बार उसने बैल की रस्सी पकड़ी, हल उठाया और मिट्टी को चीरना शुरू किया। शुरुआत में उसके हाथ छिल गए, कंधे दुखने लगे और पैर कीचड़ में धंस गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रामनाथ काका ने मुस्कुराकर कहा, वाह बेटा, तू तो मेहनत से पीछे हटने वाला नहीं दिखता। दिन पर दिन मोहन खेती सीखने लगा। कभी वह हल चलाता, कभी बुआई करता, कभी फसल की गुड़ाई। उसके हाथ भले ही छिल जाते, पर उसका मन मजबूत होता गया। इधर गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी, मोहन भी खेत में हाथ आजमा रहा है। अरे, वो तो घर संभालने वाला लड़का था, अब खेती करेगा। देखो देखो, अगर लगन हो तो सब मुमकिन है। ये बातें राघव तक भी पहुंची। एक दिन जब वह अपने खेत से गुजर रहा था तो उसने देखा मोहन रामनाथ काका के साथ मिट्टी जोत रहा है। राघव का माथा तमतमा गया। वह पास जाकर बोला, मोहन, ये क्या तमाशा है? तू मेरे खेत छोड़ किसी और के खेत में मजदूरी करेगा? मोहन ने हल छोड़ते हुए शांति से कहा, भैया, मजदूरी नहीं कर रहा, सीख रहा हूं, मैं खेती करना चाहता हूं। राघव ने तीखे स्वर में कहा, खेती करना इतना आसान नहीं है, तू बस किताबों में कहानी लिख सकता है, खेती तेरे बस की नहीं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, बाबा हमेशा कहते थे मेहनत से सब कुछ सीखा जा सकता है। अगर आपने ही मुझे मौका नहीं दिया तो क्या मैं अपने सपने छोड़ दूं? खेती मेरा भी हक है, चाहे जमीन ना हो, मिट्टी तो सबकी है। राघव बिना कुछ कहे गुस्से में लौट गया, लेकिन उसके मन में भी हलचल उठी। कहीं ना कहीं उसे लगा कि मोहन की बातें सच है, पर अहंकार उसे मानने नहीं दे रहा था। समय बीतता गया। मोहन अब खेती में निपुण होता जा रहा था। उसने रामनाथ काका के खेत में एक कोना अपने जिम्मे लिया और सरसों बोई। पूरे गांव की नज़र उस पर थी। सबको लगता था कि उसका प्रयोग असफल होगा, लेकिन मोहन दिन रात पसीना बहाता रहा। जब सरसों के पीले फूल खेत में लहराए तो गांव के लोग देखने उमड़ पड़े। बच्चों ने खेत में दौड़ते हुए कहा, वाह मोहन काका, तुम्हारा खेत तो सोने की तरह चमक रहा है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, बाबा देखो, मैं भी किसान बन गया। लेकिन राघव के दिल में ईर्ष्या घर कर गई। गांव वाले अब मोहन की मेहनत की तारीफ करने लगे थे। कई लोग कहने लगे, राघव अच्छा किसान है, पर मोहन भी किसी से कम नहीं निकला। दोनों मिलकर काम करें तो गांव में मिसाल कायम हो जाए। ये बातें राघव को चुभती। एक रात उसने माँ से कहा, अम्मा, मुझे लगता है मोहन मेरा नाम मिटाना चाहता है। पहले लोग मुझे सबसे बड़ा किसान कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। माँ ने समझाया, बेटा, ये तेरी इज्जत कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है।
अगर दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो सबका भला होगा। लेकिन राघव जिद्दी था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह मोहन को और आगे बढ़ने नहीं देगा। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक खबर फैली कि नदी का बांध टूट गया है और पानी तेजी से खेतों की ओर बढ़ रहा है। आधी रात को ही गांव वाले अपने खेत बचाने दौड़ पड़े। राघव का खेत सबसे पहले खतरे में था। पानी तेजी से धान की फसल को डुबो रहा था। राघव घबराकर मिट्टी के बोरों से बांध बनाने लगा, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि उसके बस से बाहर हो गया। तभी मोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। मोहन चिल्लाया, भैया अकेले मत करो, हम सब मिलकर बचाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर मिट्टी के बोरों से किनारे बनाए, लकड़ी और पत्थर डालकर पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की। गांव वाले भी मदद के लिए आ गए। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पानी का बहाव रुक गया। थके हारे दोनों भाई वहीं किनारे बैठ गए। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मोहन, आज अगर तू ना होता तो मेरा पूरा खेत बह जाता। मैंने तुझे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन तू असली किसान निकला। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया हम दोनों मिलकर ही मजबूत हैं। खेत भी तभी फलता है जब बीज और मिट्टी साथ हो। राघव ने उसे गले लगा लिया। उस रात पूरे गांव ने देखा कि दोनों भाई पहली बार साथ बैठे हंस रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वसीयत का बोझ अभी भी उनके बीच खड़ा था। बरसात के उस हादसे के बाद कुछ समय तक दोनों भाइयों के बीच मिठास बनी रही। गांव वाले भी खुश थे कि अब राघव और मोहन मिलकर काम करेंगे। खेत में जाते तो दोनों साथ दिखाई देते। कभी हल की रस्सी दोनों पकड़ते, कभी एक बीज डालता और दूसरा बैलों को हाँकता। माँ सरोज की आंखों में बरसों बाद सुकून के आंसू झलकते। लेकिन इंसान का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। राघव के दिल में कहीं ना कहीं अहंकार अब भी पल रहा था। गांव में जब जब लोग मोहन की तारीफ करते, उसके दिल में टीस उठती। एक दिन पंचायत के सामने कुछ किसान बैठे थे। वही चर्चा छिड़ गई कि इस बार किसकी फसल सबसे अच्छी निकली। सबकी जुबान पर मोहन का नाम था। मोहन की सरसों तो सोने जैसी लहलहा रही थी। हाँ, और उसके गेहूं में भी चमक है, मेहनत रंग लाई है। राघव वहां मौजूद था। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। उसी रात घर लौटकर उसने माँ से कहा, अम्मा, लोग अब मुझे भूलने लगे हैं। सब मोहन की ही बातें करते हैं। क्या सारा गांव उसे ही किसान मान लेगा? सरोज ने समझाया, बेटा, दूसरों की बातों से जलन मत कर। तेरे बाबा कहते थे, किसान का असली गर्व उसकी मिट्टी होती है, ना कि लोगों की तारीफ। लेकिन राघव के कानों में माँ की बातों का असर न हुआ। दूसरी ओर मोहन खुश था। उसे लगने लगा कि वो अपने सपनों की राह पर है। उसने ठान लिया कि अगली बार वह नई खेती की पद्धति अपनाएगा। गांव के मेलों में जाकर उसने बीज और खाद के बारे में जानकारी जुटाई। वो अक्सर कहता, भैया, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो फसल दोगुनी हो सकती है। लेकिन राघव उसकी बातों को हंसी में टाल देता। तेरी ये किताबों वाली बातें खेत में नहीं चलेंगी। किसान वही सफल है जो परंपरा निभाए। मोहन चुप हो जाता, लेकिन भीतर से वह ठान चुका था कि वह प्रयोग करके दिखाएगा। कुछ ही महीनों बाद बुआई का समय आया। राघव ने हमेशा की तरह पुराने तरीके अपनाए, पर मोहन ने अपनी बचत से बीज खरीदे और खेत का छोटा सा टुकड़ा काका रामनाथ से किराए पर लेकर उसमें प्रयोग शुरू किया। गांव वाले हंसते हुए कहते, ये देखना, मोहन की नई चाल बेकार जाएगी। खेती में किताबें नहीं, अनुभव काम आता है। लेकिन मोहन को भरोसा था। दिन रात वह मेहनत करता रहा। माँ अक्सर कहती, बेटा, तू अपनी सेहत का भी ख्याल कर, दिन रात खेत में पड़ा रहता है। मोहन मुस्कुराकर कहता, अम्मा, मिट्टी ही मेरी दवा है। जब तक ये हाथ पसीना नहीं बहाएंगे, मेरे सपनों को आसरा नहीं मिलेगा। राघव भी दूर से मोहन को देखता। उसके मन में कभी गर्व, कभी जलन, दोनों भाव आते। समय बीतता गया। जब फसलें तैयार हुईं तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। राघव की फसल अच्छी थी, लेकिन मोहन की फसल उससे कहीं ज्यादा घनी और सुनहरी निकली। गांव के बुजुर्ग किसान दंग रह गए। डांट, अरे वाह, मोहन की फसल तो कमाल कर गई। ये तो सचमुच भविष्य का किसान है। ये सुनकर राघव का चेहरा सख्त हो गया। वह सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। इसी बीच गांव के साहूकार भोला राम ने राघव से मुलाकात की।
भोलाराम बोला, राघव जी, आपके पास अच्छी जमीन है, क्यों ना आप हमें खेत का कुछ हिस्सा किराए पर दें। बदले में आपको मोटी रकम मिल जाएगी। राघव पहले तो चौंका, फिर सोचने लगा। पैसे का लालच उसे खींच रहा था। उसने मन ही मन तय किया कि वह मोहन को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद उसने मां और मोहन से कहा, मैंने सोच लिया है कि खेत का एक टुकड़ा भोलाराम को किराए पर दे दूंगा। इससे हमें पैसा मिलेगा और मेहनत भी कम करनी होगी। मोहन ये सुनकर दंग रह गया। क्या भैया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? बाबा कहते थे खेत हमारी जान है, इसे कभी बेचना या गिरवी रखना मत। और आप तो उसे किराए पर देना चाहते हैं। राघव ने तमतमाकर जवाब दिया, तू मुझे मत सिखा। खेत मेरा है, वसीयत में साफ लिखा है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। मोहन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, बाबा ने खेत आपको जरूर दिया, लेकिन मिट्टी तो दोनों बेटों की है। अगर आप इसे सौदों में बांधोगे तो उनकी आत्मा को दुख होगा। मां भी रो पड़ी। बेटा राघव, तेरे बाबा ने ये खेत पसीने से सींचा था, इसे पैसों में मत तौल। लेकिन राघव जिद पर अड़ा रहा। उस रात मोहन खेत में अकेला बैठा रहा। चांदनी में चमकती फसल को देखकर उसने बाबा की बातें याद की। बेटा, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस किसान को सच्चाई चाहिए। उसके आंसू मिट्टी में गिरते रहे। दूसरे दिन गांव में खबर फैल गई कि राघव ने खेत का सौदा तय कर लिया है। लोग कानाफूसी करने लगे। राघव पैसे का लालची हो गया है। मोहन तो खेत से प्यार करता है, असली वारिस वही होना चाहिए था। ये बातें सुनकर राघव का गुस्सा और बढ़ा। वह मोहन पर भड़क उठा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तू ही गांव में मेरी इज्जत गिरा रहा है। मोहन ने शांत स्वर में कहा, भैया, मैं आपकी इज्जत क्यों गिराऊंगा? आप तो मेरे बड़े हो, पर सच ये है कि आपने अपने लालच से सब बिगाड़ा है। ये सुनते ही राघव का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, मोहन, अब अगर तू मेरे फैसलों के बीच आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मां ने दोनों के बीच खड़ी होकर कहा, बस करो। तुम दोनों क्यों भूल जाते हो कि तुम भाई हो? तुम्हारे बाबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके बाद तुम इस तरह लड़ोगे। लेकिन हालात बिगड़ चुके थे। भाइयों के बीच एक गहरी दरार पड़ गई थी। गांव वाले भी सोचने लगे कि अब शायद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। मोहन अंदर से टूट चुका था, पर उसने ठान लिया कि वह खेत को किसी भी हालत में बिकने नहीं देगा। उसने तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह पंचायत में जाकर अपने बाबा की वसीयत को चुनौती देगा। रात गहरी हो चुकी थी। मां आंगन में रो रही थी। दोनों बेटे अलग अलग कोनों में सोए थे, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। एक भाई के दिल में लालच और अहंकार का तूफान था, तो दूसरे भाई के दिल में खेत और मिट्टी को बचाने की कसम। गांव की ठंडी हवा भी उस रात भारी लग रही थी, मानो धरती खुद पूछ रही हो, क्या खून से पढ़कर भी कुछ हो सकता है? सुबह का सूरज निकला तो सोनपुरा गांव की गलियां फिर से चहल पहल से भर गईं। लेकिन राम स्वरूप के दोनों बेटों के घर का माहौल भारी था। मां सरोज ने दोनों बेटों को एक साथ खाना खिलाने की कोशिश की, मगर राघव ने गुस्से में थाली किनारे खिसका दी। मुझे भूख नहीं है, वह बड़बड़ाया और बाहर चला गया। मोहन ने चुपचाप मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। बाबा की मिट्टी बिकने नहीं दूंगा। गांव में हर ओर कानाफूसी हो रही थी। कुछ लोग कहते अब दोनों भाइयों का साथ कभी नहीं हो सकता, तो कुछ कहते पंचायत में मामला जाएगा। हर किसी की निगाह अब इन दोनों पर थी। दोपहर को पंचायत बैठी। चौपाल पर चारपाइयां बिछीं और बुजुर्गों ने जगह ली। राघव और मोहन दोनों बुलाए गए। सिर पर पगड़ी बांधे प्रधान जी ने कहा, राघव, सुना है तुम अपना खेत बोलाराम को देने वाले हो, ये सच है? राघव ने अकड़ते हुए कहा, हाँ, ये मेरा हक है। वसीयत में खेत मुझे मिला है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, प्रधान जी, बाबा ने खेत को सिर्फ खेती के लिए छोड़ा था, सौदेबाजी के लिए नहीं। ये जमीन हमारी माँ की तरह है, क्या कोई अपनी माँ को किराए पर दे सकता है? गांव में खुसर पुसर मच गई। प्रधान जी ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, तेरे बाबा की आत्मा तुझे देख रही होगी, सोच समझ कर फैसला कर। लेकिन राघव हठीला था। प्रधान जी, मैं किसी की भावनाओं में नहीं आने वाला। ये मेरा खेत है और मैं तय कर चुका हूं। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह पंचायत से उठकर बाहर चला गया। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। रात को आंधी तूफान आया।
बिजली चमक रही थी, पेड़ हिल रहे थे। उसी दौरान राघव ने देखा कि उसका खेत का किनारा टूट गया है और पानी अंदर घुसने लगा है। वह घबराकर अकेला मिट्टी के बोरों से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मोहन भी वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे भाई के साथ मिट्टी उठाना शुरू किया। बारिश ने दोनों को भिगाया, लेकिन दोनों हाथ से हाथ मिलाकर मिट्टी भरते रहे। राघव थप्पर बैठ गया और बोला, मोहन तू क्यों बार बार मेरे खेत को बचाने आता है? तेरी तो इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, भैया हिस्सेदारी जमीन की नहीं खून की होती है। ये खेत बाबा की आखिरी निशानी है। जब तक मेरी सांस है मैं इसे बचाऊंगा। राघव ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके दिल की कठोरता पिघलने लगी। आधी रात तक दोनों ने मिलकर खेत को बचा लिया। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई थके हारे लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। गांव की औरतें बोली, वाह, अगर दोनों साथ रहें तो कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन राघव के मन में अब भी दुविधा थी। एक तरफ पैसे का लालच, दूसरी तरफ भाई का साथ और पिता की यादें। कुछ दिनों बाद साहूकार भोलाराम खेत देखने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, राघव जी, सब तैयारी हो गई है, लिखित सौदा कर लेते हैं। मोहन पास ही खड़ा था। उसने गुस्से से कहा, भोलाराम, ये खेत बिकेगा नहीं, निकलो यहां से। भोलाराम हंस पड़ा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? खेत तेरा नहीं, तेरे भाई का है। मोहन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, खेत कागज पर भैया का है, पर मिट्टी पर दोनों का हक है। अगर उन्होंने सौदा किया तो मैं इस मिट्टी पर लेट जाऊंगा। तुम्हें इस खेत पर कदम नहीं रखने दूंगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। माहौल गर्मा गया। राघव सब सुन रहा था। उसका दिल कांप उठा। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो बाबा ने कहा था, राघव बेटा, जमीन का असली मालिक वो है जो इसे दिल से सींचे, और भाई के बिना इंसान अधूरा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अचानक जोर से कहा, रुको भोलाराम, ये सौदा रद्द है। गांव में सन्नाटा छा गया। राघव मोहन की ओर मुड़ा और बोला, भैया कहता रहा, पर आज समझा कि तू ही असली किसान है। तू मिट्टी से प्यार करता है। ये खेत हमारा है, तेरा भी उतना हक है जितना मेरा। अब कोई वसीयत हमें अलग नहीं कर सकती। मोहन की आंखें भीग गईं। उसने दौड़कर भाई को गले लगा लिया। माँ सरोज यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारे बाबा की आत्मा आज सुकून में होगी। आखिर तुम दोनों ने समझ लिया कि खेत से बड़ा रिश्ता भाईचारा होता है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। प्रधान जी ने आगे बढ़कर कहा, आज से इस खेत का नाम भाईचारा खेत होगा। इसे दोनों मिलकर संभालेंगे और ये पूरे गांव के लिए मिसाल बनेगा। गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। बच्चे खुश होकर खेत में दौड़ पड़े और दोनों भाइयों ने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए साथ मिलकर मिट्टी को प्रणाम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी असली परख बाकी थी, क्योंकि खेत को तो उन्होंने बचा लिया, पर भाईचारे को असली कसौटी पर चढ़ना था जब जीवन की मुश्किलें सामने आएंगी। रात को मोहन ने धीरे से कहा, भैया, अब आगे से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। एक खेत के दो वारिस नहीं, बल्कि दो बेटे रहेंगे। राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ मोहन, और अगर कभी मेरे मन में लालच आया तो तू मुझे बाबा की याद दिला देना। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। हवा में नई ताजगी थी, जैसे मिट्टी ने भी राहत की सांस ली हो कि उसके असली बेटे फिर से एक हो गए। सोनपुरा गांव में अब एक नई हवा बह रही थी। गांव वाले कहते हैं, देखो, राघव और मोहन अब एक हो गए हैं। दोनों मिलकर खेत संभाल रहे हैं। सचमुच भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। माँ सरोज के चेहरे पर भी सुकून लौट आया था। वह अक्सर आंगन में बैठकर अपने दोनों बेटों को खेत जाते देखती और मन ही मन कहती, राम स्वरूप, तेरे बेटे अब तेरी शिक्षा समझ गए। दोनों भाइयों ने ठान लिया था कि अब खेत को आधुनिक तरीके से संभालेंगे। मोहन नए बीज और तकनीक पर काम करता तो राघव अपनी पुरानी समझ और अनुभव से मदद करता। अब वे झगड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन गए थे। गांव के बच्चे उन्हें देखकर कहते, अब सोनपुरा का खेत सोना उगलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान राह नहीं देती। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गई। बारिश देर से आई, तालाब सूख गए और नहरों में पानी कम हो गया। गांव के किसानों की फसलें मुरझाने लगी। कई किसान निराश होकर
साहूकारों से कर्ज लेने लगे। राघव परेशान था। मोहन, अगर ऐसे ही रहा तो हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। खेत सूख रहे हैं। मोहन ने गहरी सांस ली। भैया, हार मानना किसान का काम नहीं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पास के सूखे कुएं को फिर से खोदेंगे। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुआं तो बरसों से सूखा पड़ा है, उसमें पानी कहाँ मिलेगा। लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। दिन रात पसीना बहाकर उन्होंने कुएं की गहराई बढ़ाई। गांव के बच्चे भी उनके साथ मिट्टी उठाने लगे। आखिरकार एक दिन पानी की हल्की धार निकली। सब खुशी से चिल्ला उठे, पानी, पानी मिल गया। उस पानी से दोनों भाइयों ने अपने खेतों को सींचा। धीरे धीरे फसलें संभल गईं। गांव वालों ने दंग होकर कहा, भाईचारे का चमत्कार है ये। दोनों मिलकर जो कर सकते हैं वो अकेले कोई नहीं कर सकता। लेकिन असली परख अभी बाकी थी। साहूकार भोलाराम अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी नज़र खेत पर बनी हुई थी। उसने चाल चली। उसने चोरी छिपे खेत के किनारे आग लगा दी ताकि खड़ी फसल जल जाए और दोनों भाई फिर से टूट पड़े। रात का समय था, हवा तेज थी। अचानक खेत के किनारे से धुआं उठने लगा। माँ सरोज चिल्लाईं, राघव, मोहन, खेत में आग लग गई है। दोनों भाई दौड़ पड़े। जलती लपटें देखकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। लेकिन आग इतनी तेज थी कि सबके हाथ पांव फूल गए। मोहन ने तुरंत कहा, भैया, अगर हम तालाब से पानी की लाइन बनाकर लाएं तो आग बुझ सकती है। राघव ने सिर हिलाया और दोनों ने गांव वालों के साथ मिलकर बाल्टियों और पाइपों से पानी डालना शुरू किया। कई घंटे तक जूझते रहे। लपटें उनके कपड़ों तक पहुंच गईं। हाथ जल गए। लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार सुबह होते होते आग बुझ गई। फसल का कुछ हिस्सा जल चुका था, लेकिन बड़ा हिस्सा बच गया। थके हारे दोनों भाई मिट्टी पर बैठ गए। राघव ने मोहन का जला हुआ हाथ देखा और आंसू भरकर बोला, मोहन, तूने फिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्यों? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, खेत हमारा सांस है। इसे बचाने के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो क्या फर्क पड़ता है। राघव ने भाई को गले लगा लिया और जोर से रो पड़ा, मोहन, मैं अब समझ गया हूं, खेत से भी कीमती तू है। अगर तू साथ है तो खेत की हर मिट्टी में सोना उग सकता है। गांव वाले भावुक होकर रो पड़े। उसी वक्त प्रधान जी ने सबके सामने कहा, आज ये दोनों भाई हमारे लिए मिसाल बन गए हैं। याद रखो, खेत की असली ताकत भाईचारा है। जो भाइयों को जोड़ दे वही वसीयत सबसे बड़ी है। साहूकार भोलाराम भी वहां खड़ा सब देख रहा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने शर्मिंदा किया। तेरे जैसे लालची लोगों की वजह से ही किसान टूटते हैं। निकल जा हमारे गांव से। भोलाराम सर झुकाकर भाग खड़ा हुआ। अब गांव में दोनों भाइयों की एकता की गाथा गाई जाने लगी। बच्चे खेत में खेलते हुए कहते, हम भी राघव मोहन जैसे भाई बनेंगे। समय गुजरा। उस साल की फसल भले ही कम हुई, पर दोनों भाइयों की मेहनत और एकता ने पूरे गांव को संभाल लिया। उन्होंने अपने कुएं के पानी को बांटकर दूसरों की फसलें भी बचाईं। अब सोनपुरा गांव पूरे इलाके में मिसाल बन चुका था। एक शाम माँ सरोज आंगन में बैठी। दोनों बेटे उनके पैरों के पास बैठे थे। माँ ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तुम्हारे बाबा ने जो वसीयत छोड़ी थी उसमें लिखा था कि राघव को खेत और मोहन को घर मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि असली वसीयत तो तुम्हारे खून में थी, भाईचारे की। आज तुम दोनों ने उस वसीयत को पूरा किया है। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माँ के चरणों को छूकर प्रणाम किया और साथ में कहा, अम्मा, अब कभी हमें कोई बांट नहीं सकेगा। खेत भी हमारा, घर भी हमारा और सबसे बड़ा रिश्ता भी हमारा। आसमान में तारे चमक रहे थे। खेत की मिट्टी से हल्की खुशबू उठ रही थी, मानो धरती खुद गवाही दे रही हो कि भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। गांव में धीरे धीरे रात उतर आई, लेकिन सोनपुरा के लोगों के दिलों में रोशनी भर गई थी। अब वे जानते थे कि असली अमीरी खेतों की पैदावार में नहीं, बल्कि भाइयों की एकता और माँ की दुआओं में है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भावनाओं से भरी कहानी? अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें
और भी सुंदर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।